Hello and Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with first chapter of science part 2. This chapter is included in biology. Now what is biology? Biology is composed of two words, bio which means living and logy meaning study. So study of living organisms and their interaction with environment is called biology. Now we know that living organisms, that is plants and animals, differ in structure, function, shape, color, life processes and other characteristics. And it is impossible for anyone to study the immense number of living organisms individually. So to deal with great variety of life forms, it is necessary to have some sort of system which puts them in a group. The method of grouping organisms according to their similarities and differences is called classification. Now, what is the purpose of classification? Classification हम लोग क्यों करते हैं? Because it is easy to study, identify and remember. हम लोग अगर किसी चीज़ को classify कर रहे हैं तो वो हमारे लिए चीज़ें आसान कर देता है. जब बहुत सारी चीज़ें होती है हम उसे क्लासीफाई कर देते हैं तो उसे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि हाँ ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, हाँ ये इस डिवीजन से बिलोंग करता है. तो इसीलिए हम लोग जब क्लास में होते हैं तो क्लास में भी हम लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स जब होते हैं तो अलग अलग डिविजन्स बना दिए जाते हैं. क्यों बना दिए जाते हैं? बिकॉज आइडेंटिफाई करना आप लोगों को ग्रुप में रखना आसान हो जाएगा और याद रखना आसान होता है. और साथ ही साथ इससे हमें क्या पता चलता है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप, जिन लोगों के अंदर सिमिलैरिटी होती है, जिन ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ एक ग्रुप में रख देते हैं और फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिन लोगों में और जिनमें अपनी कुछ सिमिलैरिटीज होगी लेकिन इनसे अलग होगी उसे हम दूसरा इसमें रख देते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्पीशीज के होंगे बट स्टिल देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन देम. और वो सारी सिमिलैरिटीज हमें कैसे पता चलती है? जब हम उसे क्लासीफाई करने लगते हैं. और साथ ही साथ इससे हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है. जैसे जैसे हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें बहुत सिंपल लेवल की होती हैं, फिर धीरे धीरे हम लोगों को पता चलता है कि हाँ एक ग्रुप बहुत सिंपल है, फिर नेक्स्ट ग्रुप में थोड़े बहुत चेंजेस आए, थोड़े बहुत एडवांसमेंट आए, थोड़े बहुत डेवलपमेंट आए. उसके बाद वाला ग्रुप उसमें थोड़े और ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, थोड़ा और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और इस तरह से धीरे धीरे हर चीज़ें इवॉल्व किस तरह से हुई वो हमें क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ आता है. Now, Robert Whittaker has classified living organisms into 5 kingdoms, which is also known as 5 kingdom classification. Those kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. On the basis of cell type, living organisms are classified as prokaryotes and eukaryotes. Pro means before, karyotes means kernel. तो prokaryote का मतलब क्या होता है कि पहले के टाइप के सेल्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो न्यू टाइप के सेल होते हैं, एडवांस टाइप के सेल होते हैं. एक न्यू जनरेशन होती है सेल की. और हमारे जो 4 किंगडम हैं बचे हुए वो आते हैं यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा आता है. यहाँ पर 5 किंगडम में मोनेरा प्रोकैरियोटिक हो गया, बचे हुए चारों किंगडम यूकैरियोटिक सेल टाइप का है. यहाँ पर आपको फर्क दिखाई देगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स है और प्रोकैरियोटिक में नहीं है. जैसे हमारी बॉडी में हर काम करने के लिए ऑर्गन्स है, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल्स में भी काम करने के लिए ऑर्गेनल्स है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी काम होता है बट उसके लिए ऑर्गेनल्स नहीं है, सब वैसे ही पड़ा है अंदर. जैसे डीएनए यहाँ पर दिखाया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल में रैंडमली रखा हुआ है एक पोजीशन पर, वेयरएज यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है एक प्रॉपर पैकिंग के थ्रू, तो वो एक ऑर्गन की तरह अंदर तरफ है. तो हमारा फर्स्ट किंगडम जो है किंगडम मोनेरा,
उसका सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है, और ऑब्वियसली सिर्फ एक सेल है तो यह माइक्रोस्कोपिक होता है, हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। हमें अगर उसे देखना होगा तो हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और रिप्रोडक्शन का मोड होता है बाइनरी फिजन, मतलब बीच से टूट जाते हैं वो धीरे धीरे करके। जैसे हम लोगों ने अमीबा में देखा है कि वो धीरे धीरे अलग होता है, पहले बॉडी अलग होती है, न्यूक्लियस अलग होता है, पूरी तरह से जब न्यूक्लियस अलग हो जाएगा फिर बॉडी अलग हो जाएगी, तो दो अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये खुद का खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ये हमें डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हम लोग अब नेक्स्ट किंगडम पर जाएंगे। नेक्स्ट किंगडम हमारा है प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। ये भी यूनिसेल्युलर हो सकता है और साथ ही साथ मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। नेक्स्ट आता है किंगडम फंजाई। ये भी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ये सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और ये सिर्फ अपने आसपास जो खाना होता है वही खाते हैं। ये मूव नहीं करते ज़्यादा, मतलब अगर इनकी रूट्स के पास अगर कुछ खाना है तो वो या तो रूट पे लगा हुआ खाना ही खा लेंगे, या फिर रूट के आसपास के एरिया में कोई खाना है तो उसे खाएंगे। कहीं मूव नहीं करते, इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होता नहीं है। नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटे। ये भी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, और इनमें सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक दीवार की तरह होती है जो सेल के सारे सामान को पैक करके रखती है कि हाँ हमारे सेल में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स है, सारी चीजें जो सेल की है हम उसे एक पैकेट की तरह पैक करके रखते हैं, और वो पैकेट को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और उसके अलावा बाहर की तरफ सेल वॉल बी होती है प्लांट्स में, जो थोड़ी सी हार्ड होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है वो इनको। अब ये प्लांट्स में भी होती है और फंजाई में भी होती है। इसकी वजह से प्लांट्स की स्टेम आपने देखी होगी थोड़ी सी हार्ड होती है, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये भी ऑटोट्रॉफ्स है। इसके बाद में आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस। ये भी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और इनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, प्लांट के स्टेम की तरह हार्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज हमारी स्किन पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, वेरएज प्लांट के ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी है। तो आपने अभी नोटिस किया होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मोनेरा से शुरू किए हम लोगों ने, प्रोटिस्टा पर आए, फंजाई पर आए, फिर प्लांट्स पर आए, फिर एनिमल्स पर आए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। तो क्लासिफिकेशन करने की वजह से हम लोगों को ये पता चला कि जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ते जा रहे थे, इवोल्यूशन होता जा रहा था, और हम हर एक चीज को कैटेगराइज कर पा रहे हैं अब आसानी से। और इजीली हम हर एक चीज को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। जैसे अगर मैं मैंगो बोलूंगी तो सब प्लांट्स में ही डालेंगे उसको, मंकी बोलूंगी तो सब किंगडम एनिमेलिया में ही डालेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन क्यों आसान हुआ, क्योंकि हमने ग्रुप्स बनाए और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड किए। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड है, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो किंगडम प्लांटे क्या क्या सीक्रेट्स है उसमें, कितनी डाइवर्सिटी है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम क्लासीफाई भी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम पहले सबसे सिंपल टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी प्लांट्स की।
फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में मैंने एक डिफरेंस तो पहले ही बता दी कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। दूसरी एक चीज होती है, प्लांट सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स के सेल में नहीं होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर जो प्लांट में इम्पार्ट करता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस किंगडम का। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद का खाना खुद बनाते हैं ये लोग, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक भी होते हैं। इन सब के अलावा ये बेसिक सोर्स ऑफ फूड है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको एक्सप्लेन करने यहाँ पर एक फूड चेन दी हुई है। ग्रास हॉपर्स प्लांट को खा रहा है, ग्रास हॉपर को चूहा खा रहा है, यहाँ पर चूहे को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने, और ईगल जब मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खाने के बाद में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के थ्रू अगेन प्लांट्स में जाते हैं, ग्रास में, और फिर वो ग्रो करती है। इस तरह से ये चेन कंटिन्यू चलती रहती है। तो प्लांट्स सारी ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। अब हम क्लासिफाई प्लांट्स को किस बेसिस पर करने वाले हैं, तो बहुत सारे हैं, एक एक करके सब देखते हैं। प्लांट्स में फूड और वाटर कैरी करने के लिए वेसल्स है या नहीं, उस बेसिस पर अब क्लासिफाई कर सकते हैं। जो वेसल फूड कैरी करते हैं उसे हम फ्लोएम बोलते हैं, और जो वाटर कैरी करते हैं उसे हम जाइलम बोलते हैं। उनमें सीड्स प्रेजेंट है या नहीं, प्लांट्स में सीड्स होती है वेरस कुछ प्लांट्स में सीड्स नहीं होती है, तो उस बेसिस पर भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर अगर सीड्स प्रेजेंट है तो क्या वो फ्रूट्स में एनक्लोज्ड है या नहीं है, इस बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है उसकी जो सीड है, कुछ में ऐसा होता है फ्रूट्स के अंदर होती है, कुछ में फ्रूट्स के बाहर होती है सीड्स, तो उसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर उसमें कितने कोटलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पीनट ऑब्जर्व किए होगे, उसे हम एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वही अगर कॉर्न की बात करूं तो कॉर्न को डायरेक्टली मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज उसमें एक ही कोटलेडन होता है, तो एक कोटलेडन वाले को हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स, और 2 कोटलेडन वाले को हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स। आगे हम फिर से देखेंगे इस चीज को। फिर अगर हम हायर लेवल पर जाएंगे तो उसमें फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स ये सब है या नहीं, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अगर नहीं है ये सारी चीजें तो क्रिप्टोगैम्स में इंक्लूड करते हैं, और अगर है ये सारी चीजें फ्लावर, फ्रूट और सीड, तो हम किस में इंक्लूड करेंगे इसको, फेनेरोग्राम्स में। किसकी बात कर रही हूं मैं, प्लांट्स की बात कर रही हूं। फिर डिपेंडिंग ऑन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, फेनेरोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हम लोगों ने इसका पहले भी एग्जांपल देखे कि फ्रूट के अंदर सीड एनक्लोज्ड है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अगर सीड एनक्लोज्ड नहीं है, नेकेड सीड है, तो वो जिम्नोस्पर्म्स में जाएगी, और अगर एनक्लोज्ड है फ्रूट में तो वो किस में जाएगी, एंजियोस्पर्म्स में। तो यहाँ पर इन शॉर्ट सारा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कि वेस्क्यूलर प्लांट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, वेस्क्यूलर, नॉन वेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है जो फूड और वाटर कैरी करते हैं। नॉन वेस्क्यूलर मतलब जिनमें जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद में आता है वेस्क्यूलर प्लांट्स में 2 टाइप हो सकते हैं, जिनमें सीड्स है, जिनमें सीड्स नहीं है। फिर जिनमें सीड्स है उसमें 2 टाइप हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो एनक्लोज्ड नहीं है फ्रूट के अंदर, और एंजियोस्पर्म जो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है।
उसके बाद में आता है एंजियोस्पर्म के दो टाइप, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। अब तक के हमने ये जो चीजें देखे उसका ये इन शॉर्ट रिविजन है। अब आते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन पर, दैट इज क्रिप्टोगैम्स। ये सबसे बेसिक टाइप के प्लांट्स होते हैं। इनमें ना फ्लावर्स होते हैं और ना ही सीड्स। ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और सरवाइव करने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। वहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए होंगे। You'll notice algae तो डायरेक्टली पानी पर ही ग्रो कर रहा है, whereas there are other plants जो कि मॉइस्ट प्लेसेस पर यानी गीली जगह पर ग्रो कर रहे हैं। फिर क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। यहाँ पर पी साइलेंट है। ये प्लांट्स स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि क्रिप्टोगैम्स स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनते हैं, उसके बाद में हवा आती है, स्पोर्स हवा में उड़ते हैं, कहीं और जाकर बैठते हैं। अगर वहां पर उन लोगों को न्यूट्रिशन मिल गया, फूड वाटर मिल गया, तो वो वहां पर ग्रो करते हैं। इस तरह से ये ग्रो करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इन्हें हम क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं दिखाई देते। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? स्पोर्स, जो हम लोगों को नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते। इस वजह से हम इन्हें क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन और गैम्स का मतलब होता है ऑर्गन। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का फर्स्ट डिवीजन है थैलोफाइटा। ये मोस्टली पानी में ग्रो करते हैं। इनमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अल्गे भी बोला जाता है इन्हें। अब इनमें से कुछ फ्रेश वाटर में मतलब मीठे पानी में ग्रो करते हैं, वेरस कुछ सलाइन वाटर में दैट इज सी में ग्रो करते हैं। इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, फाइबर की तरह होती है, एक थ्रेड की तरह होती है। फिर इनमें कुछ फंगस भी इंक्लूड होते हैं, और जिन फंगस में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है वो फंगस भी इनमें इंक्लूड होते हैं। और इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो स्पाइरोगायरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। उल्वा दिया गया है, चारा दिया गया हुआ है, क्लेडोमोनास दिया गया है और यूलोथ्रिक्स दिया गया है। नेक्स्ट डिवीजन है ब्रायोफाइटा। इन्हें प्लांट फैमिली के एम्फीबियंस भी बोला जाता है। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? नॉर्मली जो हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं एनिमल्स में, वो क्या होते हैं? जो वाटर और लैंड दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं। बट यहाँ पर एम्फीबियन का मतलब ये है कि मॉइस्ट जगह पर ग्रो करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाले डिवीजन से थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं। थैलोफाइटा में सिर्फ पानी पर ग्रो हो रहे थे, ये लैंड पर ग्रो हो सकते हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या लगेगा? पानी लगेगा। इनमें थैलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनका शेप थैलॉइड जैसा होता है, प्लेट जैसा फ्लैट सरफेस होता है। थैलॉइड का मतलब होता है प्लेट जैसा सरफेस, फ्लैट सरफेस। इनकी बॉडी पूरी फ्लैट होती है और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। बॉडी एक लंबी सी रिबन की तरह होती है। इनमें थोड़ा डेवलपमेंट है। स्टेम और रूट जैसे पार्ट्स हैं इनके पास एक्चुअली स्टेम और रूट लीफ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके जैसे दिखने वाले पार्ट्स प्रेजेंट है। और राइजोइड्स भी प्रेजेंट है जो रूट्स की तरह दिखते हैं। उन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उनका। फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर छोटा छोटा रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
इसे हम राइजोइड्स बोलते हैं। पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैट स्ट्रक्चर है। लीफ जैसे पार्ट्स है, एक्चुअली लीफ नहीं प्रेजेंट है, वो प्लांट का स्ट्रक्चर है जो लीफ की तरह दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर एक छोटी सी स्टॉक है जो अगेन स्टेम की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन वो स्टेम नहीं है। उसके बाद आता है कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन। फिर आता है अगेन मार्शेंटिया, इसमें भी राइजोइड्स प्रेजेंट है, लीफ लाइक पार्ट प्रेजेंट है, स्टॉक प्रेजेंट है और कैप्सूल प्रेजेंट है। ये भी अगेन फ्लैट स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पर किसकी हाइट है? स्टॉक की, जो कि स्टेम की तरह स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। ये थर्ड डिवीजन है। यहाँ पर प्लांट्स के पास रूट्स, स्टेम, लीव्स सब प्रेजेंट है, बट फ्लावर्स नहीं होते। ये भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल थ्रू स्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जाइगोट फॉर्मेशन की इससे। इसमें जाइलम और फ्लोएम ये दोनों चीज़ें भी प्रेजेंट होती है, मतलब फूड और वाटर कैरी करने के लिए इनके पास अपनी वेसल्स है। वेसल्स क्या होती है? नस की तरह चीज़ें होती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होने के लिए वेसल्स लगती है हमारी बॉडी को, उसी तरह से यहाँ पर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड और वाटर कैरी करता है। जो फूड कैरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम। और जो वाटर कैरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलम। फिर यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फर्न प्लांट, ओडियांटम, मॉर्सिलिया, एक्विस्टन, सिलेगिनेला और लाइकोपोडियम। ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टेरिडोफाइट के। इसके अंदर वेसल्स भी हैं, लीव्स भी है, स्टेम भी है, लीफ रूट्स भी है। इसके बाद आते हैं फेनेरोग्राम्स। फेनेरोग्राम्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब इनमें एक फ्लावर प्रेजेंट होता है और रिप्रोडक्शन के बाद इनमें सीड फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो और फूड। एम्ब्रियो जो ग्रो करेगा नए प्लांट में, और फूड क्या काम करता है? जो नए प्लांट में ग्रो करने के लिए उसे न्यूट्रिशन लगेगा, वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये फेनेरोगैम्स जो है क्लासिफाई हो सकते हैं फर्दर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। अब तक हम लोगों ने क्या देखे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उसके बेसिस, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि क्लासिफाई कर रहे हैं तो अगर पहला क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? जिनमें लीव्स, जिनमें फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होता है। फेनेरोगैम्स जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्रिप्टोगैम्स में हमने 3 डिवीजन देखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा सिर्फ पानी में ग्रो करता है, ब्रायोफाइटा लैंड पर ग्रो करता है बट रिप्रोडक्शन के लिए वाटर लगता है, और टेरिडोफाइटा जमीन पर ग्रो करता है। तो देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इवोल्यूशन होता जा रहा है। क्लासिफिकेशन से एक तो हम उसे ग्रुप में कैटेगराइज कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इसका इवोल्यूशन भी समझ पा रहे हैं। फिर आता है फेनेरोगैम्स, जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है प्लांट्स का? फ्लावर। फेनेरोगैम्स 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एंजियोस्पर्म्स और दूसरा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स जिसमें सीड एनक्लोज्ड नहीं होती है फ्रूट में, और एंजियोस्पर्म जिसमें सीड एनक्लोज्ड होती है फ्रूट्स में। तो फेनेरोगैम्स का यहाँ पर अगेन क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मतलब बेयर नेकेड सीड्स, इसमें सीड के आसपास कोई कवरिंग नहीं होती है, ऐसी ही सीड्स प्रेजेंट होती है। और बेयरिंग सीड्स जिन कवरिंग होती है इनके पास, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है।
अब हम जिम्नोस्पर्म्स को डेप्थ में पढ़ेंगे। ये मोस्टली एवरग्रीन होते हैं और वुड के बने हुए होते हैं, वुडी स्ट्रक्चर होता है इनका। जैसे कि क्रिसमस ट्री आपने देखी होगे, क्रिसमस ट्री में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रीन एवरग्रीन रहते हैं ये, और साथ ही साथ वुडी स्ट्रक्चर होता है इनका, ज़्यादा लकड़ियाँ होती है उसमें। स्टेम्स में ब्रांचेस नहीं होती है, यहाँ पर दिख रहा है स्टेम है, उसके बाद सीधा लीफ का स्ट्रक्चर आता है, हमेशा ब्रांचेस नहीं होती है जैसे हम नॉर्मल पेड़ों में देखते हैं। लीव्स एक क्राउन का शेप ले लेती है, यहाँ पर क्राउन की तरह है, एक लेयर बनता है क्राउन का, फिर दूसरा क्राउन का लेयर बनता है, इस तरह से लीव्स का स्ट्रक्चर होता है। और मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। सीड्स पे नेचुरल कवरिंग नहीं होती है, दैट इज दीज सीड्स आर नेकेड, उनके आसपास कोई फ्रूट नहीं प्रेजेंट होता है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, मतलब नेकेड सीड्स प्रेजेंट होती है इनमें। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक तो मैंने बता चुकी हूँ क्रिसमस ट्री, उसके बाद में साइकस, थूजा, टेक्सास, गिनको। ये यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए आप इनमें सिमिलैरिटी देख सकते हो, स्टेम है, क्राउन जैसा लीफ का स्ट्रक्चर है और ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनमें एक तो फ्लावर प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली बिकॉज फेनेरोगैम्स में आते हैं, इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे। फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट, और फ्रूट से क्या बनती है, सीड्स। तो इसमें जो सीड्स होती है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होती है। और एंजियो का मतलब होता है कवर और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। तो एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड प्रेजेंट होती है इसमें। और किस चीज से कवर्ड होती है सीड, फ्रूट से। अब एंजियोस्पर्म के अगेन दो टाइप होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, ये मैंने बता चुकी हूँ। मोनोकॉट्स मतलब जिनकी सीड को हम डायरेक्टली दो पार्ट में एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ एक ही कॉटलेडन प्रेजेंट होता है। डाइकॉट में दो कॉटलेडन प्रेजेंट होते हैं, हम उसे जब डिवाइड करने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली दो पार्ट में हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है डिफरेंस, सीड डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच का डिफरेंस दिया गया है। कितनी सीड्स होती है डाइकॉट में, दो सीड्स होती है, मोनोकॉट में सिंगल सीड होती है, सिंगल कॉटलेडन होता है, डाइकॉट में टू कॉटलेडन्स होते हैं, सीड एक ही होती है। अब रूट्स जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, प्राइमरी होती है, मतलब टैप रूट सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हो। इनकी जो रूट्स हैं वो एकदम नीचे की तरफ एक बड़ी सी रूट होती है कैरेट शेप की, और उसमें ज़्यादा फाइबर्स नहीं होते हैं, मतलब थोड़े बहुत फाइबर्स प्रेजेंट हो गए, लेकिन ज़्यादा फाइबर्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते। वेरस मोनोकॉट के जो प्लांट की रूट होती है वो बहुत ज़्यादा फाइबरस होती है, नीचे जाते साथ साथ वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उसमें ऐसा एक टैब जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्टेम इनकी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, एग्जाम्पल क्या है जैसे इसका बैनियन ट्री। और मोनोकॉट की स्टेम हॉलो भी हो सकती है, मतलब बीच की तरफ से खाली भी हो सकती है जैसे बाम्बू होता है, फॉल्स भी हो सकती है, मतलब नकली स्टेम भी हो सकती है उनकी जैसे कि बनाना में होता है, और डिस्क लाइक भी हो सकती है जैसे कि हमारा ऑनियन। ऑनियन क्या है, स्टेम होता है एक्चुअली, तो उसमें डिस्क लाइक स्टेम भी प्रेजेंट होती है। लीफ में इसमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट्स में होता है पैरेलल वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब हमारी जो नॉर्मल लीव्स देखे हैं हमने ब्रांचेस की तरह, यहाँ पर जो वेनेशन दिख रहा है, अंदर जो वेन्स प्रेजेंट है वो किस तरह से है, रैंडमली ब्रांचेस की तरह बिखरी हुई है, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और इसमें आता है पैरेलल वेनेशन, मतलब इनकी जो वेन्स होती है वो ऐसी लाइंस की तरह होती है, पैरेलल आपस में, इस तरह से रैंडमली उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर
फ्लावर्स आते हैं तो इसमें 4 से 5 फ्लावर्स के पार्ट्स हो सकते हैं और इसमें फ्लावर में 3 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट को हम बोलते हैं टेट्रामेरस और 5 पार्ट अगर हो गए फ्लावर में तो पेंटामेरस। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस। एग्जाम्पल दिया गया है मस्टर्ड और मेज का। तो किंगडम प्लांटे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले बेसिक उसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप में है, एक होता है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जिसमें फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, फेनेरोगैम्स जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर। अब क्रिप्टोगैम्स में कितने डिवीजन है, 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है, पानी में ग्रो होता है। ब्रायोफाइटा में जमीन पे ग्रो होता है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी लगता है। टेरिडोफाइटा पानी में ग्रो होता है। थैलोफाइटा में कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में भी कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। थैलोफाइटा में कोई लीव, स्टेम और रूट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में लीफ, स्टेम और रूट जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली लीफ, रूट और स्टेम प्रेजेंट नहीं होती है। टेरिडोफाइटा में लीफ, स्टेम, रूट सब प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं हम फेनेरोगैम्स में। फेनेरोगैम्स फर्दर डिवाइड होता है 2 डिविजन्स में। एक डिवीजन होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड्स एनक्लोज्ड नहीं होती है प्लांट्स में, और एंजियोस्पर्म्स जिनमें सीड एनक्लोज्ड होती है फ्रूट्स के अंदर। अब एंजियोस्पर्म्स फर्दर डिवाइड होगा 2 क्लास में, एक डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट। मोनोकॉट जिसमें सीड में एक ही कॉटलेडन प्रेजेंट होता है, और डाइकॉट जिनमें सीड में 2 कॉटलेडन्स प्रेजेंट होता है। फिर हम लोगों ने एक और चीज़ नोटिस किए थे कि रूट का स्ट्रक्चर डाइकॉट में क्या होता है, टैप रूट। मोनोकॉट में क्या होता है, फाइब्रस रूट। फिर स्टेम, इसमें डाइकॉट में प्रॉपर हार्ड स्टेम होती है और मोनोकॉट में हॉलो स्टेम भी हो सकती है बाम्बू की तरह, फॉल स्टेम भी हो सकती है बनाना की तरह, और डिस्क लाइक स्टेम भी हो सकती है ऑनियन की तरह। फिर लीफ के वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वेरेस मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। डाइकॉट में कितने फ्लावर में कितने पेटल्स हो सकते हैं, 4 या 5। 4 हो गए तो टेट्रामेरस बोलते हैं हम, 5 होगा तो पेंटामेरस। और मोनोकॉट्स में कितने होते हैं, 3, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस। तो यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आज के चैप्टर में हमने इतने सारे जो प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया अलग अलग बेसिस पर। उसके बाद हमने डिविजन्स देखे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासियत देखे। ना होपफुली आप कोई भी प्लांट देखोगे तो उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से डिवीजन में जा रहा है, कौन से टाइप का है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।